नमस्कार। मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पैरों की थकन, पैरों की चुभन, मजबूत बहुत मेरे कदम। कहते हैं आप जब किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो आंधी आए, तूफान आए, कितने भी संघर्षों का सामना करना पड़े, परेशानियां उठानी पड़े, आप रुकते नहीं, थकते नहीं। आपके नेक इरादों को ईश्वर की कृपा प्रदान होती है, बशर्ते आपके इरादों और कार्यों में शुद्धता और ईमानदारी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ अजय जी की, जो अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं जन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार दिलाने के मुहिम में। मेहनत और लगन, उपलब्धियों के संग गौरवशाली सफर पर चल रहे अजय जी आज हमारे साथ स्वास्थ्य और बिहार की मौजूदा स्थिति विषय पर हमसे संवाद करने के लिए मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज पर। आपका भी मैडम बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते। अजय जी को 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्व माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से स्वच्छता दूत घोषित किया गया है, साथ ही सम्मानित भी किया गया है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं अजय जी। इस सिलसिले में तकरीबन 60 से अधिक माननीय सांसदों द्वारा सराहना पत्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज और केंद्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए आपको बता दें, सामाजिक कार्यों के लिए बेगूसराय के माननीय स्वर्गीय सांसद डॉक्टर भोला बाबू का प्रशंसा पत्र भी इन्हें प्राप्त है। अजय जी रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय की माटी से विशेष लगाव रखते हैं। इसी सिलसिले में जैविक खेती को राष्ट्रव्यापी बढ़ावा देने के लिए किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों का विशाल सम्मेलन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की अगुवाई में बेगूसराय में आयोजित भी करवाया था। आप दिल्ली के जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं, जिसके फलस्वरूप दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सभी जल स्रोतों के पुनरुद्धार की घोषणा की गई। इनके प्रयासों को राष्ट्रीय समारोह में भी इनके और प्रयासों को कवर किया गया है। तो आपकी हैं, मेरा सवाल ये है कि आपने क्या सोचा? सबसे पहली बात यह है कि आपको कैसे विचार आया कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार दिलवाना है? क्या कुछ इसके पीछे की क्या घटना है? शेफाली जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आप बेगूसराय की बेटी है। इस नाते आपका प्रति मेरा बहुत सम्मान। काबिल भी है, विदुषी भी है, सब जानते भी आपको हैं। जो नहीं जानते होंगे वो उनको भी जानना चाहिए कि आप बेगूसराय से ताल्लुकात रखती हैं। दूसरी बात, आपने आदरणीय प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी परम पूज्य और जिनका स्नेह जब तक वो जिंदा रहे तब तक मिला, और आगे मैं उनके नाम के साथ ही जीता हूं, ऐसे डॉक्टर भोला बाबू की मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। जहां भी है हमें आशीर्वाद देते रहे और उनका आशीर्वाद जरूर जीवन में आगे भी मिलेगा। तो इन बातों के बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने की प्रेरणा या संवेदना ऐसी मुझे कब विकसित हुई?
वस्तुतः हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जी आते हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी कमी थी। ये मैंने बचपन से देखा, जन्म से ही जानकारी जी जी। मिली। तो बाद में जब हम्म। दिल्ली आए तो यहाँ पे सरकारी कॉलोनी में हम रहते थे, तो हम लोगों को अमूमन सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन प्रत्येक सरकारी कॉलोनी के बगल में कोई ना कोई झुग्गी हुआ करती है। तो मेरी शुरू से ही रुचि थी, तो मैं स्वास्थ्य कैंप वहां लगाना शुरू किया। झुग्गी के लोग आते थे और उनको जी जी। प्राथमिक उपचार करके और छोड़ देते थे। बाद में जिनका काफी गंभीर कोई बीमारी हुई तो उनको एम्स वगैरह या दूसरे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाने की व्यवस्था करते थे। मामला संवेदनशील तब हुआ जब एक महिला का एम्स में उनका हार्ट का ऑपरेशन था, और 2014 में उनको 2021 का समय मिला, और वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के पत्र का रिकमेंडेशन वहां के डायरेक्टर के नाम से होने के बाद भी 21 का दिया। बाद में संपर्क स्थापित होने के बाद उनका हुआ जी ऑपरेशन। तो एक महिला का हार्ट का जी। ऑपरेशन होना जो इमीडिएट जरूरी था, उसको 6 महीना किया गया। तो मुझे लगा कि हम्म। स्वास्थ्य मौलिक अधिकार जरूर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की 3 प्रमुख जरूरतें जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में, मैं शुरू से ही बोलता हूँ स्वास्थ्य सबसे हम्म। प्रमुख चीज है। और आज कोरोना ने तो ये साबित ही कर दिया कि हम्म। स्वास्थ्य ही सबसे पहला व्यक्ति की जरूरत बन गई। आज सब जगह जीविका के साधन बंद है, यातायात बंद है, पर्यटन बंद है। तो स्वास्थ्य की प्राथमिकता को इस बिल्कुल। कोरोना ने निश्चित रूप से अवगत कराया। तो हमारी जो जी। संवेदनशीलता ज्यादा आई, वो तब से आई, और तब से हमें लग गया कि स्वास्थ्य किसी भी कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो। और यही हमारा हम्म। इस मुद्दे को उठाने का प्रमुख कारण रहा। जी, जैसा कि आपने ये कहा कि प्रमुख, आप बहुत दिल के करीब रही वो घटना जो आपने देखी थी, उसके बाद ही आपके मन में ये विचार आया। तो जी से कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज की वजह हमेशा होती है जो आपके दिल के करीब हो जाए तो आप उसको एक मुहिम से जोड़ देते हैं और उसमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, और आपको इस संघर्ष में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आपको सबसे पहले तो मैं बधाई भी देना चाहूंगी कि आपने जो संघर्ष किया और जो इतने सारे आपने अ, बताया कि माननीय सांसदों को आपका सराहना ने आपको मौलिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का जो दर्जा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई अजय जी। जी जी, हमें सभी लोगों का सहयोग कि था। आपकी लोग आपकी सफलता रंग लाई है। जी नहीं, सबों की सफलता के ये कोई हमारी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। इसमें काफी लोग थे, काफी लोग मेहनत करते थे हमारे बिहाफ पर, उन सबों को धन्यवाद। मेरा इसमें कोई निजी व्यक्तिगत सफलता इसमें नहीं है शेफाली जी, बिल्कुल व्यक्तिगत सफलता नहीं है। हम अकेले नहीं, कई लोगों ने इसके लिए मेहनत किया, बहुत सहयोग दिया, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने सहयोग दिया। बिल्कुल मेरी कोई इसमें व्यक्तिगत सफलता नहीं है, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है। जी जी। आज का विषय है सर हमारा स्वास्थ्य स्वास्थ्य और बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, कार्यक्रम हो अजय जी। जी, जी मैडम, स्वास्थ्य और बिहार सर की स्थिति आपने बताया। आज का हमारा विषय भी है, इसमें ये सवाल जी आता है स्वास्थ्य और बिहार की जी मौजूदा हालात जो है, स्थिति जो है बिहार जी में जी। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास कार्यक्रम हो रहे हैं वर्तमान में। आज मैडम, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि देश के जो उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं स्वास्थ्य को लेकर के पिछड़े हुए हैं। और ये पिछड़ापन जी आज जी। का नहीं है, काफी दिनों से है। आप अक्सर देखती होंगी कि हमारे यहाँ कोई भी इलाज के लिए थोड़ी सी बड़ी इलाज के लिए हम वहां से दिल्ली एम्स में आकर के इलाज कराते हैं। तो स्वास्थ्य का हम्म। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार में लंबे अंतराल से डेवलप नहीं हुआ। अभी जब कोरोना का समय आया
इसमें चूंकि आवागमन बंद हो गया, स्थानीय लोगों को जी वहीं पर होकर के इलाज कराना है, ऐसी बाध्यता आ गई। तो इसमें जी जी। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है वहां तो व्यवस्था हुई, हम्म, लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है वहां पे अब तत्काल तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा मजबूत कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हुई है। केंद्र सरकार की हम्म, भूमिका, राज्य सरकार की भी हम्म, तत्परता, और अभी जैसा कि आपने देखा दिल्ली में केंद्र सरकार ने 1000 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल रिकॉर्ड 10 दिन में तैयार किया, और उससे हम्म, दिल्ली में कोरोना पर काफी कंट्रोल भी आया। इसी प्रकार से बिहार में भी कोरोना के कोविड के दो अस्थायी हॉस्पिटल, एक बिहटा में और एक मुजफ्फरपुर में अभी तैयार, एक तो हो गया और दूसरा 31 अगस्त तक होने वाला है। तो केंद्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उससे मीटिंग कर करके वहां पे स्थिति को संभालने की हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार भी कमिटेड है, लेकिन दिक्कत यही आ रही है हम्म, कि हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। आप टेम्पररी अरेंजमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिक हम्म। अरेंजमेंट होना चाहिए था उसका अभाव जी है, जी। और बिहार में अभाव इसको है। मजबूत करने की बहुत जरूरत है। और इसके लिए सबसे बिल्कुल। पहला कदम ये होगा कि प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। और मैं तो एक कदम और ये भी कहता हूं कि आप हम्म। 15 लाख 20 लाख पर एक सांसद का चुनाव करते हैं, जी जी। आप 5-7 लाख पर एक एमएलए का चुनाव करते हैं, आप 2 लाख पर हम्म, एक काउंसलर का चुनाव करते हैं, आप पंचायत में एक हम्म, मुखिया का चुनाव करते हैं। तो जब इन सब हम्म। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए डेडिकेटेड जनता है एक उतने जी। इलाके की, तो एक डेडिकेटेड हम्म। पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। इमरजेंसी में क्षेत्र का कोई इशू नहीं रहेगा, कोई कहीं से कहीं जाएगा। लेकिन हम्म। बेगूसराय के जिले के लिए एक या जनसंख्या ज्यादा हो तो दो सुपर स्पेशलिटी हो और बेगूसराय की जनता वहीं जाए। हाँ, ज्यादा कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई तो फिर कहीं जा सकता है। तो जी। सबसे बड़ी जरूरत आज की ये है, और ये समझना पड़ेगा कि आप डेडिकेटेड हम्म। पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल बनाओ। अभी आपके बिहार बेगूसराय में 3-3 पीएसयूज है, फर्टिलाइजर का है, एनटीपीसी का है, रिफाइनरी का है। अभी पिछले जी। महीने मैंने उसके लिए भी कोशिश किया था कि तीनों पीएसयूज मिला करके एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ, जनता को भी लाभ हम्म, होगा, हम्म। आपके एम्प्लॉय को भी लाभ होगा। तो इस समस्या का समाधान ऐसे होगा नहीं, हमें डेडिकेटेड पॉपुलेशन के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल की नितांत आवश्यकता है। जिले स्तर पर होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उसमें दो हो, यही इसका समाधान है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जनसंख्या की जो संख्या है, जनसंख्या की वजह के आधार पे इसका जो निर्माण है वो होना चाहिए, जो बेड है या हॉस्पिटल है, और उसके ऊपर निश्चित रूप से। डॉक्टर की कमी, हाँ, हाँ, चिकित्सक की डॉक्टर, कितनी कमी है। जी। चिकित्सक। तो हमारा एक हम्म। एक जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसमें 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 1600-1700 पर एक डॉक्टर है। और जी। अभी तो मैं बताइए। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें किसी का सर्वे था, ये पुरानी बात है, हम्म, ये अगस्त के शुरू की हम्म, बात है, 1 या 2 अगस्त की। हम्म, उसमें बिहार हम्म, में प्रति 1000 पे 3 टेस्ट हो रहे थे, और प्रति 1 लाख पे 25 बेड उपलब्ध है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। और उसी के बाद मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को 3 तारीख को पत्र लिखा कि एक दिल्ली की तर्ज पर वहां पे हॉस्पिटल बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी रेगुलर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाते रहते हैं, सेंसिटाइज करते रहते हैं, आवश्यक इंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर देते रहते हैं। तो उन्होंने 13 अगस्त को एक मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ की, जिसमें उन्होंने बिहार की स्थिति हम्म। पर काफी चिंता व्यक्त की थी। तो ये स्थिति, डॉक्टरों की भी हमारे यहाँ कमी है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक खबर पढ़ रहा था कि पीजी डिप्लोमा का कोर्स अभी सरकार खोल रही है, तो उससे काफी हम्म, आने वाले दिनों में राहत होगी। तो डॉक्टरों की कमी और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार, दो चीजों की नितांत आवश्यकता है। चलिए, अच्छी पहल है। एक अच्छी बात आपसे बातचीत में ये निकल के आई कि एक डिप्लोमा के लिए हाँ, उसके लिए सरकार आया। की ओर से एक लेकिन
प्रयास अच्छा लेकिन है। लेकिन शेफाली जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा तिबारा, डेडिकेटेड पॉपुलेशन के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जैसे एमपी एमएलए बिल्कुल। का डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैसे हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और एक खबर ये भी है कि जो भी हमारा बजट हुआ था इस बार, जी 20 का 21 जी का, 2020 और जी 21 का, जी इसमें जो शिक्षा पे जो हमारे बिहार में स्वास्थ्य पर 10,937 करोड़ की राशि खर्च करने की घोषणा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने की है। तो जी जी। ये तो अभी इसका बजट है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे, ये इस बजट की घोषणा तो हो गई, क्या इसके रोड मैप है, क्या जमीनी हकीकत है, कितना इस पे काम हो रहा है, क्या इस पे क्या कुछ आपको, क्या किस तरह से देखते हैं इस चीज को आप, जो बजट मैडम, पेश किया है? हाँ, इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि चूंकि कोरोना की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सरकार की जो संभावित योजना या जो उनका विजन है, अभी थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, विश्व थम सा गया है। तो इसमें किसी भी हम्म सरकार के बजट की अकाउंटेबिलिटी या सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, विचारों की अकाउंटेबिलिटी इस कोरोना काल में हम तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राथमिकताएं बदल हम्म गई। अब सबों को हम्म जीवन की अन्य अन्य चीजों की तुलना में प्राथमिकता स्वास्थ्य आ गई, तो सरकारों की प्राथमिकता भी बदल गई। और इसमें लोगों को अपने आपने देखा कि बिहार में काफी मजदूर वगैरह पलायन करके भी आए। तो उन सबों को देखते हुए सरकार की जो एक डेडिकेटेड पॉलिसी नॉर्मल रूटीन की होती है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। तो सरकारों को अभी इस कोरोना काल में हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। हाँ, इस परिस्थिति, हम्म विषम परिस्थिति से निपटने में वो कितना सक्षम होते हैं इस कोरोना काल में, ये मुद्दा हो सकता है। जी जी। कोरोना महामारी में हमने देखा है, सही गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं होने से लोग संक्रमित होते चले गए हैं। तो क्या लोगों में जागरूकता की कमी है, या फिर लोग दूसरे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? मैडम, आपको क्या लगता जहां है, क्या कहेंगे, जहां सरकार कितनी जिम्मेदार है और लोग कितने जिम्मेदार हैं? जहां तक सरकारी इंस्ट्रक्शन का सवाल है, आप तो प्रधानमंत्री जी करीब करीब लगातार लोगों से कनेक्ट ही रहते हैं, और उनकी आवाज को लोग सुनते भी हैं। शायद ही कोई दूसरा होगा जो जिनकी आवाज को उतनी सुनी जाती होगी। तो उन्होंने तो राष्ट्रीय मीडिया से, क्षेत्रीय जो भी मीडिया जो भी हो, उन्होंने पूरा कनेक्ट करके लोगों को रखा। तो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन की कमी मुझे नहीं लगती। हाँ, जागरूकता का अभाव थोड़ा, और नेग्लिजेंस, दो चीज हम कह सकते हैं। जागरूकता और नेग्लिजेंस दोनों में दोनों दो चीज है। हम कभी कभी जागरूक तो होते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट करते हैं चीजों को। तो यहाँ पर जागरूकता से हम्म ज्यादा नेग्लिजेंसी का है। जैसे अभी भी हम हम्म मास्क लगा करके नहीं चलेंगे, अब इसमें जागरूकता की तो कमी नहीं है, हम जागरूक हैं, हम जान रहे हैं, बट नेग्लिजेंस है। चलो कोई लापरवाही, नहीं, लापरवाही। लापरवाही। हाँ, जागरूकता और लापरवाही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के इतने इंस्ट्रक्शन के बाद कोई जागरूक नहीं है, लेकिन ये मुझे जरूर लगता है कि इतने इंस्ट्रक्शन के बाद लोग लापरवाह थोड़ी जरूर है। तो लापरवाही का इलाज क्या है सर? किस तरह से एक, हम नागरिक होने के नाते और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसके जी नाते, जी। आप इस मंच से क्या संदेश देंगे और किस तरह से इसे सुधारा जा सकता है? क्या हाँ, आपके मन में कुछ, हाँ, आपके विचार? बिल्कुल। इस लापरवाही को सुधारने की जिम्मा एक आदमी पर ज्यादा है और दूसरे पर थोड़ा कम है। एक, महिलाओं पर। सबसे पहले महिलाओं को बोलना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे भारत में ज्यादा पुरुष लोग ही बाहर निकलते हैं। महिलाएं भी वर्किंग है, ऐसा नहीं, लेकिन गांव देहात में तो महिलाएं ज्यादा निकलती नहीं। तो सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि महिलाएं पुरुषों को ये बता दे कि आपको आने के बाद घर में खाना नहीं मिलेगा यदि कोरोना के प्रति आपने लापरवाही बरती। ये महिलाओं को इसका ठीका लेना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी। दूसरे, बच्चों की थोड़ी जिम्मेदारी, बच्चों को थोड़ा जागरूक होकर उनके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि यदि आप नहीं आओगे तो आपसे मैं बात नहीं करूंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे ने बोला, एक दिन मैं मास्क लगा करके नहीं गया, तो बोला, पापा कोरोना होने के बाद भी आप मास्क नहीं पहने हो, मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा।
तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ कि देखो बच्चे को इतनी जानकारी हाँ है। सर, आप आपने आपने इस कोरोना जो कलयुगी गुरु है, इसको आपने फेस किया है, झेला है, तो क्या कुछ आपका इसमें रहा है? इससे बात बात में ये भी बात आपने छेड़ी है, तो दर्शकों को बताइए। नहीं, पहले तो आप बताइए, आप महिला है, पहले आप ये जिम्मेदारी ले रही है कि नहीं ले रही है, यहाँ से कि क्या दर्शकों कुछ को आपके साथ परेशानी स्रोत। हुई? हाँ, नहीं, वो मैं बताऊं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी हाँ, बखूबी निभाती हूँ। हाँ, नहीं निभाती है, लेकिन आपको इस माध्यम से लोगों को, महिलाओं को आपको संदेश भी देना है कि सभी महिलाओं को, पुरुषों को ऐसा बोलना है, आप नहीं प्रॉपर करोगे, नेग्लिजेंस करोगे तो घर में खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ, और मैं अपने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज से आपको भी इसलिए लेके आई हूँ कि एक अच्छा संदेश जाएगा निकल के हमारे देखने वाले सभी तमाम दर्शकों को, और जी, इससे एक बातचीत से बहुत सारी पॉजिटिविटी, जो अच्छी बातें हैं वो समझ में आएंगी, जिससे कि हमारा वही मुद्दा है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा जी, है कि स्वास्थ्य के जी, प्रति लापरवाही और जागरूकता की कमी। अगर जागरूक हो भी गए हैं ना, कहीं उनकी भी उदासीनता होती है कि उस तरह से, उस पैमाने पे वो बातें नहीं हो पाती है। तो बिहार की जब हम बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनकी वजह से सब्जी लेने हम मार्केट जाते हैं, सब्जी बाजार है, और भी जी, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक का ज्यादा जमावड़ा होता है, जी, वहां पे ज्यादा संक्रमण होने का भय रहता है, खतरा रहता है। तो यहाँ पे लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है इस कार्यक्रम का, और मैं आपसे बातचीत भी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये संदेश जन जन तक पहुंचे। और जैसे कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप संघर्ष भी कर रहे हैं, आप मुहिम चला रहे हैं, तो आपका जो विचार है वो भी आप बताएं, जिस तरह से जो भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं और जो जनता है, वो किस तरह से घर घर तक ये बात पहुंचे, ये ज्यादा सब अहम है। सबसे जी सर, सबसे बोलिए। पहले तो आपने बताया कि आपको कोरोना हुआ तो कैसा अनुभव करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। शेफाली जी कि हम स्वास्थ्य जिनसे के ये लिए। जानकारी निकलेगी, जी, जिससे दर्शकों को हम जानकारी होगी कि वो क्या करें, कैसे बचें, और हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है, कैसे अपना देखरेख कर सकते हैं। जी सबसे पहले तो जी। हम स्वास्थ्य में हम लोग लगे ही रहते हैं। तो एक कोरोना जैसी बीमारी यदि हमें छू कर नहीं जी सर। निकलती तो उतनी अच्छा अनुभव नहीं होता। तो एक अच्छा सुखद अनुभव रहा। हम दो दो बार हॉस्पिटल में गए, और मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव ये बता रहा हूँ कि हम जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे आरएमएल में, वहां हाँ, मैंने देखा कि आपकी आपकी ना जांबाजी को भी सलाम, कि आप इसको भी, इस दर्द को भी इतने हंसते हंसते आप बयां कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात नहीं, है। नहीं, बिल्कुल सकारात्मकता के साथ मैंने लिया, और उसका मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको हम्म बता रहा हूँ। हमारे मेल में एडमिट थे, हम्म वहां पे 4 पेशेंट और थे। तो तीन हम्म तीन तीन जो पेशेंट थे उसमें एक 50-60 साल की एक महिला थी, उनका एक बेटा सेवा कर हम्म। रहा था। एक बेड पे जी जी। एक वैसी उम्र 55 साल की महिला थी, उसमें उनके पति उनकी सेवा कर रहे थे, उनके जूड़ा वगैरह सब जी। बांध रहे थे। और एक बेड पे एक पुरुष थे, उनकी वाइफ उनकी सेवा कर हम्म रही थी। तो मुझे ये लगा कि पारिवारिक संबंधों का क्या अहमियत है। और एक कोरोना ऐसा है मैडम कि कोरोना अपनों को अपनों से अलग कर रहा है। हम बीमार पड़ने पर परिवार या जो अपने स्वजन मित्र है उन्हीं के बल पे तो हम वहां अपनी ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर ये छूट जाता है। तो अब मेरा इसमें ये कहना होगा लोगों से कि मानसिक रूप से मजबूत रहें और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बना करके रखें, क्योंकि मानसिक रूप से बिल्कुल। मजबूत रहना ही इस बीमारी का एक हम्म उससे निपटने का एक प्रमुख साधन है। क्योंकि जो अभी हम मृत्यु वगैरह देखते हैं उसमें कुछ मृत्यु तो डिप्रेशन के चलते भी हो जाती है, क्योंकि परिवार से व्यक्ति कट हम्म जाता है। तो मेंटल हम्म। हेल्थ जो मानव का दो प्रमुख कंपोनेंट है हेल्थ का, एक फिजिकल हेल्थ और एक हम्म मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हम्म तो हम वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, हम
और दवाओं का कर देंगे, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, जो कि पारिवारिक जी। संबंधों से मजबूत होता है, अपनों से अच्छा रिश्ता बनाने से मजबूत होता है। तो इस कोरोना काल में ही नहीं, बाकी के दिनों में, लेकिन अपने हम्म। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को पूरा प्रगाढ़ रखें, और हम कोरोना से निश्चित रूप से मानसिक तौर पर जीतेंगे। बाकी दो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा ही। बहुत अच्छी बात कही आपने की। क्षमा चाहती और हूँ। दूसरी, और 1 मिनट और मैडम, 1 मिनट और, यदि इसके लक्षण हम्म। शुरुआत में हो जाए तो तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, और अपने घर में भी आइसोलेट होकर रहने से बीमारी ठीक हो जाएगी। हमारे साथ हुआ क्या कि हमें फीवर हुआ, लेकिन हमने इग्नोर किया। जानकारी थी कि अभी कोरोना चल रहा है, बट फिर भी मैंने नजरअंदाज किया, और मुझे लगातार 7 दिन तक फीवर रहा, वीकनेस बढ़ हम्म। गई, और वीकनेस इतनी बढ़ गई कि मुझे जा करके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो इसमें लापरवाही ना करें, टेस्ट करा करके तुरंत आइसोलेट हो, क्योंकि ये बीमारी, आप बीमारी से आप अपने लिए केवल नहीं बच रहे, अपने परिवार के लिए, परिवार को भी आप बचा रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे दोहरा बनती है। तो तुरंत इलाज करा करके परिवार। ये देश। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, परिवार, समाज और पूरे देश दुनिया की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे पड़ती है, इसलिए जी लापरवाही जी, न बरतें। आज हम बिल्कुल। बातचीत इसीलिए कर रहे हैं, और आप एक उदाहरण के तौर पे, ये हमारे तमाम सुनने वाले दर्शकों को, ये भी आपने अपना जो आपने झेला है, इसको फेस किया है, और फिर आप सही सलामत इससे लड़के आप शेयर कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को, जानकारी मिलेगी। आप ये स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, और आपकी मेहनत रंग भी लाई है। पर आपको क्या लगता है, बिहार में स्वास्थ्य की इतनी बुरी स्थिति क्यों है, की वजह क्या है? वजह तो देखिए, एक चीज मैडम आपको मानना पड़ेगा, हम भी वहीं से हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लोग उतना तरजीह देते भी नहीं है। जब तक हम हम्म। पूर्णतया बीमार नहीं हो जाते, तब तक हम हॉस्पिटल हम्म। जाने की सोचते भी नहीं है। दूसरी, इसके लिए हम्म। थोड़ा खान पान भी हमारा ये है, हमें खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हम जरूरत से ज्यादा ना खाएं, और रेगुलर चेकअप कराते रहें। एक साफ बीमारी सफाई। का, साफ सफाई, स्वच्छता साफ। का ध्यान तो रखे ही, वो तो मिशन ही आजकल भारत सरकार चला रही है, और लोगों में जागरूकता आई भी है। बट हमें स्वास्थ्य का जैसे रेगुलर चेकअप कराना, हम बीमारी का इंतजार ना करें कि हम गंभीर बीमार पड़ेंगे तभी हॉस्पिटल में जाएं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बिल्कुल। एक अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत जो एक जागरूकता है, उसमें भी हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सजग होने की जरूरत है, और खास करके जो जी सर, आवाज आ रही है सर?
मुझे आप कहते ना वेदांतों से पढ़ रहा हूँ, बैटरी कम हो रहा है उसमें लगा लगा दूंगा। बिजली कट गया था। नहीं उस पर थोड़ा ये भी हो गया, गड़बड़ भी हो गया। आपने कहा जल्दी जल्दी हो रहा। हो गया तो खत्म। जी सर, आवाज आ हाँ हाँ रही है? मैडम, जी सर। हाँ हमारे यहाँ बिजली कट गई अभी। हाँ ठीक है मैडम, बताएं। कोई नहीं, कंटिन्यू। सर आपने जी एक आपका ये भी रहा है कि जैविक खेती और दुग्ध उत्पादन के लिए आपने बेगूसराय में एक सम्मेलन करवाया था, जिसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। उसके बारे में जी क्या जी। कुछ, के विषय में वो कुछ क्या बताएं सर? बेसिकली मैडम वो भोला बाबू के प्रयास से हुआ था। चूंकि राधा मोहन बाबू बेगूसराय कभी गए नहीं थे, हम लोग जाकर के मिले थे। बेगूसराय के भी कई लोग थे, धीरज जी वगैरह ये, और जाकर के मिले थे। तो भोला बाबू से निवेदन किया था और भोला बाबू के कहने पर राधा मोहन बाबू गए और वहां मैंने एक जैविक कृषि केंद्र खोलने के लिए उनसे आग्रह किया था। बाद में मंत्री जी ने घोषणा किया, वहीं से थोड़ा बहुत फॉलो अप हुआ, लेकिन अभी और फॉलो अप करने की जरूरत है। और वहां पर जैविक कृषि केंद्र, जैसे हम लोग अभी ब्रज के मथुरा के निकट जो ब्रज है वहां 108 गांवों में जैविक कृषि का कार्यक्रम चलाते हैं। तो उसी सिलसिले में उनसे मिलते थे, तो मैंने मांग की थी, उन्होंने बताया जरूर खुलेगा। लेकिन अभी उसमें फॉलो अप उतना नहीं हो पाया, लगने की जरूरत है। निश्चित रूप से लगूंगा और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके एक ये भी प्रयास रहे हैं। तो बात हम कर रहे हैं स्वास्थ्य की, बिहार की। तो बिहार की बदहाल सेवाओं के लिए वहां की जनता का जागरूक नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और योजना सरकार बनाती है, कई स्वास्थ्य योजना सरकार बनाती है, कितनी सफल हो पाती है? स्वास्थ्य में सरकार निवेश कम होना भी एक ये वजह है सर। हाँ निश्चित रूप से, ये आपने अच्छा सवाल उठाया। स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य का बजट कम है, निश्चित रूप से उसको बढ़ाना। हम्म। रफली 1 और 2 के बीच है, जीडीपी का 1 to 2% है, तो उसको निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य में बजट को बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वास्थ्य में बजट का बढ़ना नितांत आवश्यक है। और ये बजट जो जब सरकार तय करती है तो इसे निवेश के तौर पे किया जाए, ना कि इसको जो जैसे शिक्षा के लिए है वैसे ही स्वास्थ्य के लिए जो बजट होती है सरकार की तरफ से, उसे निवेश के तौर पे लागू किया जाए तो ज्यादा ये कारगर साबित होगा सर। हाँ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हाँ, आपको क्या लगता है सरकार पिछले 40 साल में क्या कुछ सुधार हुआ है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में? नहीं, सुधार तो ऐसा नहीं। सुधार की जो और विकास की प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। ये 2 दिन में कुछ सुधार और कुछ विकास नहीं होता। एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के तहत विकास की योजनाएं चलती है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी सरकार की प्राथमिकता कैसी रही और उस पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है और कब किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये विचार का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ, स्वास्थ्य संरचना का विस्तार नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, ऐसा ऐसा हम नहीं कर सकते। हुआ है,
लेकिन अब प्राथमिकताएं बदल रही है, तो हमें ज्यादा करने की जरूरत है और ज्यादा हमें करना पड़ेगा। जी, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक शायद ये पिछले 2019 की बात है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब 21 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि यूपी का भी यही हाल है, जिसकी बिहार में रैंकिंग 20वीं है। क्या कहेंगे इसमें? हिंदी के राज्यों में खास करके ऐसी कमोबेश स्थिति है। बिहार, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों का अभी मैं आंकड़ा देख रहा था कोरोना को लेकर के। तो इन राज्यों की स्थिति पूरे विश्व में 180 या ऐसे देशों की रैंकिंग थी, तो उसमें सबसे लोएस्ट था उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसकी। तो निश्चित रूप से वहाँ रैंकिंग में पीछे है, और उसको आगे आने वाले दिनों में उसको आगे करने की नितांत आवश्यकता है। जी, आपने जो काम किया है सर, उसके विषय में बताइए। जो किस तरह से इसको आप लेकर के चले, इसका क्या कुछ रहा, और सफर के जो संघर्ष का सफर रहा आपका? संघर्ष का सफर मैडम, लोगों के साथ जुड़ते गए। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए, हम्म। जन स्वास्थ्य का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, जेन्युइन होना चाहिए, लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात, उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सेवा का बिल्कुल। माध्यम से आप मुद्दे को उठाएंगे, लोग भी उसका हम्म। समर्थन करेंगे, दिल से समर्थन करेंगे। अभी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। हम मोती बिल्कुल बाग में बिल्कुल। रहते थे, वहाँ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। 1,000 लोगों का मकान रद्द कर दिया गया, और सरकार जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है रद्द कर दी। 10,000 रुपया हम्म। जुर्माना लगा। कारण ये था कि उन हम्म। लोगों ने अपने एक्सटेंडेड फैमिली या बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया था। बाद में लोग काफी परेशान हुए, और लोगों का काफी सहयोग मिला, समर्थन मिला, और हम लोग जाकर के मकानों का जो कैंसिलेशन था उसे रद्द कराए। तो उस दौरान मुझे देखने को मिला, उससे बड़ी ताकत आई मुझे। देखने को हम्म। मिला कि यदि सही में आप जनता का मुद्दा उठाते हैं और लोगों की परेशानी वाली मुद्दा उठाते हैं और ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और वफादारी से उठाते हैं, तो लोगों का साथ भी मिलेगा और आप सफल भी होंगे। जी, बिल्कुल बात है, लोगों का साथ मिलेगा और सफल भी होंगे। आपने आपके जो उपलब्धियां हैं उसमें आपने एक जगह मेंशन किया था कि जो राष्ट्रीय ये आप दिल्ली के जो जल स्रोत हैं जो कि बहुत ही बदहाल है, इसका पुनरुद्धार के लिए अ, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सभी जल स्रोतों को पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। इसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए सर। असल में ऐसा हुआ कि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि वाटर लेवल डिप्लीट हो हम्म। रहा है, भूगर्भ जल का हम्म। स्तर नीचा जा रहा है। और खास करके महानगरों में, दिल्ली वगैरह में, अब तो गांव वगैरह में भी गर्मी में या बरसात से जो प्री मानसून सीजन होता है, पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका एक हम्म। ही उपाय है। पहले हमारे यहाँ जल स्रोत काफी होते थे, कुआं, नाला, नदी छोटे छोटे होते थे, लेकिन शहरीकरण के बाद तो ये सब बंद हो गए। तो अभी हम्म। भी दिल्ली वगैरह में तालाब वगैरह काफी है। तो इसी के हम्म। तहत मैंने घिटोडी तालाब में जाकर के सफाई का, मेरे मन में ये आया कि स्वच्छता एक मिशन चल रहा है, तो क्यों न किसी जल स्रोतों की सफाई की जाए, उसमें दोहरा लाभ मिलेगा, सफाई भी होगा और जल स्रोतों का पुनरुद्धार भी होगा। तो वहां घिटोडी में गए, वहां पे सफाई उफाई हुई, उसका डेली डीडी न्यूज पे कवरेज वगैरह भी आया, और एक आध जगह यमुना की सफाई में भी गए। तो ये चीजें हाईलाइट होने के बाद दिल्ली की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हम जितने भी जल स्रोत है दिल्ली में, उनका सबका हम सौंदर्यीकरण और उसका हम विकास करेंगे और पुनरुद्धार करेंगे। ये उसी का एक कड़ी है। हम्म। चाहे आपकी कोशिशों को और भी सफलता मिले। आपने जो ये मौलिक अधिकार के लिए एक जंग छेड़ रखी है, जो स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बने, इसके लिए
तो क्या क्या आपको लगता है कि कितना काम और आगे बढ़ पाया है आपने जो अभी किया है प्रारंभ? नहीं, इसमें मैं बताता हूँ। हम्म। जी। वो ये बड़ा कैसे होगा मैडम? जी सर। सॉरी, वो जी क्या सर हुआ? बोले। ये इसका वो बैटरी लैपटॉप का डाउन हो गया। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने बताया हम्म। स्वास्थ्य में, तो सबसे पहले हम्म। भारत की सरकार ने स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। आप कोई लाइट लगा हेलो। लें सर। हाँ, हाँ मैं लाइट सुन लगाना रही हूँ, पड़ेगा। आप लाइट लगा लें। कोई भी लाइट लगा लें सामने। वो लाइट जला, तो इधर ले आ, तो लाइट जला। वो पकड़ा बस रहता छोड़ दो। हाँ जी मैडम। सर। जी जी। जी हाँ, तो बताएं। भारत की सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। हम्म। और अभी हाल में चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, ये राज्य सूची हम्म। में है, तो जो हम्म। 15th फाइनेंस कमीशन है, उस कमीशन ने ये रेकमेंड किया है कि स्वास्थ्य को हम्म। समवर्ती सूची में डाला जाए, ताकि केंद्र इस पर प्रभावी कानून बना सके। तो निश्चित रूप से हम्म। आने जी जी। वाले दिनों में। जी सर। जी मैडम। बताएं बताएं। हाँ, तो निश्चित रूप से आगे आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा देगी। ये तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है। केंद्र सरकार मौलिक अधिकार का दर्जा देगी मानसिक स्वास्थ्य को। और इसके क्या प्रारूप होंगे फिर, कितनी फलीभूत होगी, इस पे भी तो आगे सोचना होगा। क्या कार्य, जो रोड मैप होगा, किस तरह से काम होगा, कितना लागू हो हाँ, पाएगा सफलता के लिए, क्या? हाँ सबसे पहले तो बोले। इसका लाभ क्या होगा? स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बनने से लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये हम्म। होगा कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को एडमिट होने से मना नहीं करेगा। जैसे आज हम हम्म। देखते हैं कि आप कोई हॉस्पिटल में गए तो वो बताते हैं बेड नहीं, चाहे जिस कारण से भी हो। तो इसके लिए बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, और कोई हॉस्पिटल किसी जी पेशेंट्स को मना नहीं कर पाएगा। तो अभी हम देखते हैं एडमिट होने में देर होने के चलते भी कितनी जाने जाती है, तो उसका लाभ बिल्कुल। मिलेगा।
जहां तक आपने बताया कि एग्जीक्यूशन का, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम एक ये आ रहा है, जो सरकार से कम्युनिकेशन हुआ है और कई पत्र हमारे पास आए हैं पहले से काफी। अभी पिछले साल जून में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र हमारा सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि लोगों को अनुभव हो कि स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है। तो इसमें राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना करके स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा देगी, और इम्प्लीमेंटेशन तो लोग राज्य सरकारें ही कर पाएगी। बट ये है कि लोगों में जागरूकता आने के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। और चूंकि स्वास्थ्य पर इतना खर्च होता है अभी आम आदमी का, कि एक आंकड़ों के अनुसार गरीबी का एक प्रमुख कारण ये भी है। आज लोग अभी कोरोना के समय में ही लोगों को बीमारी में काफी खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि जो सरकारी व्यवस्था है, मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रह करके आया, लेकिन मुझे 10 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया में 10 दिन एडमिट रहा, लेकिन 10 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बनने से लोगों की वित्तीय स्थिति में अच्छी सुधार आएगी। फिर उसी पैसे को शिक्षा पे खर्च कर पाएंगे, अपने रहन सहन पे खर्च कर पाएंगे, और एक उत्तम जीवन या उन्नत जीवन जिसे हम कह सकते हैं वो लोग जी पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, उन्नत जीवन जी पाएंगे और अधिकार का पूरा अपना जो अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का अधिकार जो मिलेगा उनका पूरा लाभ उठा पाएंगे लोग। लेकिन स्वास्थ्य और बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, जिसपे आज का विषय पे हम आपसे बात भी कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो इसपे क्या लगता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार से तो हो जाता है, बातें फिर वही हो जाती है ढाक के 3 पात। स्वास्थ्य बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, तो हर अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार उदासीन हो जाती है, किसी भी योजना को फलीभूत होने में वो उदासीन होती है। प्रशासन वहां पे ढुलमुल होता है, सरकारें ढुलमुल होती हैं। तो और लोग जागरूक भी हों तो सरकार के कुछ ऐसे भी नहीं होते हैं, लोग परेशान रहते हैं। कई बार डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, उनकी बातें सुनने वाला कोई वहां पे मौजूद नहीं होता है। तो इन सबको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कुछ सुधार होने की आवश्यकता है? सरकारी जो राज्य सरकार है, बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार को क्या कुछ इसमें ठोस कदम और अपने तौर तरीके में सुधार करने की आवश्यकता है? जी सर। नहीं, आपने अच्छा सवाल उठाया। देखिए, 2-3 चीजों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। अभी जब पलायन का दौर शुरू था, तो मैंने एक ट्वीट भी किया था। उससे मैंने बताया था कि अपने राज्य के संसाधनों, जिसमें भूमि, जल, मानव संसाधन, खदान, इन सब का प्रयोग करके राज्य की सरकारों को अपने नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। ये राज्यों का परम धर्म और कर्तव्य भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी जाकर के बाहर में मजदूरी का काम कर रहा है, स्किल्ड लेबर नहीं है या सेमी स्किल्ड लेबर है, उसको तो आप अपने क्षेत्र में रोजगार दे ही सकते हैं ना। यदि आपकी प्रतिभा बहुत ज्यादा है, तब तो आप बाहर की ओर जाएं और अपना कौशल दिखाएं। लेकिन सामान्य प्रतिभा के व्यक्ति को भी बाहर जाकर के दर-दर ठोकरें खाने की क्या जरूरत है? तो राज्यों का प्रमुख कर्तव्य होना ही चाहिए। और दूसरा मुद्दा, मैडम, ये दुर्भाग्य रहा कि इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था बूढ़ी होने के बावजूद भी कभी ये चुनावों का मुद्दा नहीं बन पाती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये चुनाव स्वास्थ्य के लिए लड़ा गया। आप हमारे किसी भी क्षेत्र की जनता अपने सांसद, एमएलए से ये मांग नहीं करती कि आप 5 साल कुछ करो या मत करो, आप 2 अच्छे हॉस्पिटल बना दो। तो ऐसी मांग और मैं यहाँ पे मैं आपकी बात बहुत अच्छी है आपने कही है कि कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा है स्वास्थ्य। जो जीवन ही नहीं रहेगा तो आप किससे वोट मांगने के लिए जाएंगे? जब बीमार जनता आपको कैसे वोट दे देगी? जब स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य जब आपका ठीक नहीं रहेगा, जनता बीमार रहेगी, फिर आप क्या करोगे? अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में भी चुनाव आने वाला है बिहार में, और यहाँ भी सरकार बस चुनाव पे फोकस कर रही है, चुनाव पे ध्यान दे रही है कि किसी भी तरह चुनाव हो जाए। लेकिन बाकी जनता की कोई परवाह नहीं है कि क्या गाइडलाइन ने तो दे दिया है, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन निकाल दिया,
लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी तरफ से भी कुछ कह सकती है कि जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही आप चुनाव करवाएं या वोटिंग करवाएं, मतलब इससे बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि जनता को परेशान करके उन्हें संक्रमित का जो संक्रमण का एक संकट है, भय है, इन सब चीजों को आपने बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव से मतलब होता है, चुनाव के वक्त सब कुछ याद आता है, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो चीज है, अधिकार है जनता की, उसे कभी भी कोई नहीं उठाता है। जी सर। नहीं, ये मैडम इसमें जनता की भी मैं जनता की ही बात कर रहा हूँ कि जनता में भी इतनी जागरूकता नहीं है कि कभी भी स्वास्थ्य को लेकर के इतने संवेदनशील हुए कि नहीं, मुझे अच्छी स्वास्थ्य की संवेदनशील है। व्यवस्था ही चाहिए। और जहां तक चुनाव का सवाल है, हम्म। यह एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दों पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये चुनाव आयोग, राज्य सरकार, इनका विषय है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, स्वास्थ्य का जहां तक सवाल है, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, अपने प्रतिनिधियों से अच्छे हॉस्पिटल की मांग करनी चाहिए। हमें एक हम्म। 5 साल के लिए हम कोई रोड का निर्माण ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल में 2 हॉस्पिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जिले में बन जाए तो वो ज्यादा जरूरत है। तो फोकस को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। नहीं, सड़कें भी मायने रखती है सर, क्योंकि सड़कें नहीं होंगी तो बहुत, जैसे गर्भवती महिला है वो अब जा रही है, जी उसका जी। रास्ता ही खराब होगा तो उसको भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, ये सारी मूलभूत चीजें हैं, स्वास्थ्य है। हाँ और आपकी सड़क अगर नहीं होगी तो आपको उससे भी परेशानी होती है, बहुत सारी हाँ बातें हाँ। होती हैं जिसमें अभी हम आगे भी इस पे विषय पे बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता की भी यहाँ पे गैर जिम्मेदारियाना हरकत जो है जनता भी कर जाती है, तो वो हाँ, भी निश्चित नहीं रूप से। अपने सांसद से ये सवाल क्यों नहीं करती है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है कि मेरे हम्म। जो अधिकार है, आप वोट मांगने आते हैं, आप क्या करोगे मेरे लिए। जो निश्चित। बहुत सारी कमियां हैं, अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजों का अभाव है। अगर निजी हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल का मनमाना चलता है, अब वहां पे गरीब गरीब जो जनता है वो जाती नहीं है, और जाती भी है तो उनकी कुछ सुनती नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, और उसके ऊपर अजीबोगरीब उस पे आरोप लगा दिए जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है सर। नहीं मैडम, देखिए, ये मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे समाज में उन्नति हो, हम निजी क्षेत्र को और सरकारी क्षेत्र को बहुत अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक फेयर कंपटीशन होने के लिए निजी क्षेत्र का भी होना जरूरी है। और हमारे हम्म। यहाँ दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग साधन संपन्न है और कुछ लोग साधनहीन है। तो सरकार जैसे हम की जिम्मेदारी, भारत भारत और इंडिया में नाम दे देते हैं सरकार कि ये तुम सरकार भारत के हो, इंडिया के हो। सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी जो साधनहीन लोग हैं उनकी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना होती है। हम्म। जो लोग साधन हम्म। संपन्न है वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के अपना इलाज कराएं, तो इसमें बुराई नहीं हम्म। है। लेकिन जो साधनहीन है, उन लोगों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आपका सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को सहयोग से ही कोई किसी भी देश का विकास होता है, मेरा ये मानना है। मैंने ये कहा सर, ये मेरे कहने का मतलब ये था कि जो जी निजी हॉस्पिटल है, हम यहाँ स्वास्थ्य की जी जी चर्चा कर रहे हैं, बिहार के जी स्वास्थ्य बहुत ही चरमराई हुई है, तो जी जी निजी हॉस्पिटल मनमानी करता है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। सरकारी व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी, व्यवस्था होगी, तो किसी को भी, आम जन को जो टैक्स देता है और जो नहीं देता है, उसके लिए भी सरकारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जब हम स्वास्थ्य के, आप भी स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार दिलवा रहे हैं, हम सब यहाँ पे इसी मुद्दे पे बात भी कर रहे हैं, तो ये बातें निकल के आती है, मेरे मन में यही है जो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मतलब ये हम बात कर रहे हैं कि सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें सभी कुछ ईमानदारी से हो, तो जनता जो दर दर की ठोकर खाती है जब वो बीमार होता है, कोई जो गरीब होता है, जो निचले तबके का होता है, वो ज्यादा झेलता है सर। नहीं, वो तो है मैडम, ये तो व्यवहारिक
प्रैक्टिकली ये सही है, बट इसके लिए समाधान वही है, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाए। इसके लिए अभी जब तक संघर्ष होगा तब तक किया जाएगा, और ये आपकी चिंता दूर होगी, आप चिंता न करें। ये निश्चित रूप से आपकी चिंता दूर होगी। समाज के प्रति, जो गरीब तबके के प्रति जो आपकी स्वास्थ्य की चिंता है, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। ये हमारे केवल अकेले प्रयास से नहीं होगा, आपको भी इस प्रयास में शामिल होना होगा। आप शामिल हैं ही, और लोगों को जुड़ करके इसको, जिस दिन देश की जनता ने स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बना ली, उस दिन आने वाली कोई भी सरकारें स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात कही है, स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकती जनता का भी, मेरा आपका व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे और सरकार की सबके सहयोग से ही स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का जो दर्जा के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ आपकी इस कार्य को और भी ईश्वर का आशीर्वाद मिले। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि बेमौत जो बच्चे मरते हैं या जिनको सुविधा नहीं मिलती है, इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उन सबको एक अधिकार मिलेगा और बेहतर सुविधा मिलेगी। तो इसी बातचीत का यही निष्कर्ष निकलता है कि सबको साथ मिलके काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से साथ मिलकर के और निस्वार्थ रूप से, दोनों चीज है इसमें। कोई राजनीति का विषय नहीं है, स्वास्थ्य राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है, और इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज मैं भी कर रहा हूँ जनसेवा के लिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है और नहीं होनी भी चाहिए। जो लोग भी जुड़े, जो लोग भी समाज को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए जुड़े, तो राजनीति का विषय नहीं। हाँ, हम सरकारों के सामने अपनी बात को रखेंगे, जनता में जागरूकता फैलाएंगे, लोग जागरूक होंगे, लोगों की तरफ से आवाज आएगी, हमारी स्वास्थ्य ही पहली प्राथमिकता है, सरकारें मजबूर होगी और जन स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बनेगा। आपकी इस सोच को और भी पंख लगे और ईश्वर का आशीर्वाद मिले, और हम सब की भी यही दुआएं हैं कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आपकी लड़ाई में हम सब साथ हैं, बिहार की जनता साथ है, सरकार भी साथ दे तो चार चांद लगेगा। वो दिन दूर नहीं जब स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार बन करके हम सब के लिए एक वरदान साबित होगा। आपके संघर्ष को और आपका जो ये संघर्ष है और आपका जो ये मुहिम है, ये एक कालजयी बन जाएगा। तो इसे आप हमारे साथ बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मुद्दे को और फिर से आप बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर, क्योंकि ये ऐसा गंभीर मुद्दा है, जन स्वास्थ्य का मुद्दा, जो एक एपिसोड में ये नहीं सिमटने वाला है। इस पे भी और बातचीत होगी। तमाम दर्शकों का और आपका अजय जी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा मैडम। किसी भी मेरा ये निजी मानना है, अनुभव भी है कि इस पृथ्वी पर महिलाओं की शुभकामना से बड़ी ताकत नहीं होती है। आप एंकर भी हैं, महिला भी हैं, और आपके इस आंदोलन कहे या जागरूकता कहे, इसमें आपका पूरा समर्थन है, तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। सब सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल होगी। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपको। बिहार स्वाभिमान आंदोलन आपको शुभकामनाएं देता है और मेरी भी शुभकामनाएं हैं। मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जल्दी जल्दी इस कार्य में आगे बढ़े। हम सब साथ हैं और ये फलीभूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।